हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सीएपीएफ पेपर 2 में 2 सेक्शन होते हैं। एक ग्रामर का सेक्शन होता है, एक राइटिंग सेक्शन होता है। तो अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको राइटिंग सेक्शन का प्लेलिस्ट दिखेगा। तो एसे के वीडियोस उसमें अपलोडेड हैं। प्रेसी के, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिस, ये सारे अपलोडेड है। और आज रिपोर्ट राइटिंग के वीडियो अपलोड होंगे। और जैसे जैसे राइटिंग सेक्शन का बैच चलता जाएगा, जैसे जैसे वीडियो क्लासेस होंगी, वैसे वैसे उसमें मैं अपलोड करूंगी। जो दूसरा सेक्शन है सीएपीएफ पेपर 2 का, वो ग्रामर का सेक्शन है। तो वैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको 2022 सीएपीएफ ग्रामर कंप्लीट कोर्स दिखेगा। आप उसमें पूरा का पूरा सीएपीएफ ग्रामर का पूरा वीडियो क्लासेस है, आप आराम से देख सकते हैं। और ये वीडियो क्लासेस को, ये सारे वीडियोस को मैं प्राइवेट कर दूंगी जैसे एग्जाम खत्म होगा, राइट। तो आप लोगों को पहले ही अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देना चाहिए इसको देखकर। और राइटिंग सेक्शन की बुक भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको राइटिंग सेक्शन के बुक का लिंक भी दिखेगा। सैम्पल पेजेस देखना है वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। और ग्रामर की भी बुक अवेलेबल है, उसके भी सैम्पल पेजेस के लिंक है। और साथ में अगर बाय करना है तो वो भी लिंक अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनीवेज, अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग रिपोर्ट राइटिंग। और आज जो एस्से है, मैंने आप लोगों का इवैल्यूएट ही नहीं किया, थोड़ा टेक्निकल इशू आने लग गया था मेरे टेक नोट पे। तो वो अब रिजॉल्व हो चुका है, मगर जब रिजॉल्व हुआ तो काफी लेट हो गया। तो मैं कल आप लोगों का एस्से इवैल्यूएट करूंगी, इसीलिए मैंने आज रिपोर्ट आप लोगों की क्लास लेना सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक इंफॉर्मेशन है, सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी, राइट? ओके। रिपोर्ट्स आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे, चॉइस नहीं मिलती है। मैक्सिमम मार्क्स 20 होते हैं, यानी एक रिपोर्ट के 10 मार्क्स। मीडियम ऑफ राइटिंग इंग्लिश, वर्ड लिमिट 200। तो आपका जो ये पेपर 2 का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ ऐसे में चॉइस रहता है, आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में। अदरवाइज बाकी सारा आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होता है। अब हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट क्वेश्चंस जो पूछते हैं उसका ट्रेंड क्या है। यूजुअली यूपीएससी ना करंट इशू से रिपोर्ट पूछता है यूजुअली। तो अगर हम देखेंगे 2014 में जो रिपोर्ट आया था, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज। एक सेकेंड, आई जस्ट पिक अप दिस पेन। तो this question reminds us of the attack carried out by Naxalites in 2013 when about 200 armed Maoists killed the top rung of Congress leaders. तो ये वाला ना बहुत, इस पर ना बहुत चर्चा हुई थी हिंदू एडिटोरियल्स में। 2015 में जो रिपोर्ट क्वेश्चंस आया था, तो अप्रैल में ऑपरेशन राहत शुरू हुआ था और अगस्त में ये क्वेश्चन आ गया था। तो आप समझ रहे हो कि ना एकदम करंट से भी करंट पूछा जाता है क्वेश्चंस। और इन द सेम ईयर एसिड अटैक ऑन वुमेन वाज आस्क्ड। दिस वाज अगेन अ करंट इवेंट बिकॉज इन 2014 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्टेड इतना केसेस ऑफ एसिड अटैक्स ऑन वुमेन। ठीक है। फिर 2016 में जो रिपोर्ट क्वेश्चन आया था, बैन ऑन अल्कोहल, तो ये ऑब्वियसली बिहार में बैन किया गया था। तो 2000 अप्रैल में बैन किया गया और अगस्त में क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2018 में क्वेश्चन आया था डेटा लीक का, तो वो भी फेसबुक सिक्योरिटी ब्रीच वाला था। ये भी अप्रैल में एक्सपोज हुआ था, अगस्त में क्वेश्चन आ गया था। ओके, ऑपरेशन राहत भी अप्रैल का है, ये भी अप्रैल का है, ये भी अप्रैल का है। 2019 में जो रिपोर्ट क्वेश्चन आए थे वो भी करंट था, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। तो पॉक्सो का जो अमेंडमेंट हुआ था उसी के सिलसिले में आया था। वाटर स्कैसिटी, गजब की वाटर स्कैसिटी हुई थी, ठीक है, तो उसी पे आ गया क्वेश्चन। मुझे लगा था इस पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो मैंने वाटर क्राइसिस पे ऐसे क्वेश्चन बनाया था, मगर रिपोर्ट आ गया था। 2020 में करंट रिलेटेड आए थे, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, आपको पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा चल रहा था उस समय। फिर सेकेंड रिपोर्ट क्वेश्चन था फार्म लॉज, ये भी बहुत बड़ा इशू चल रहा था, बर्निंग इशू है, अभी भी है। सो बोथ द रिपोर्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 एग्जाम, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस एकदम करंट, पोल वॉयलेंस इन बंगाल एकदम करंट, सॉरी।
तो द फर्स्ट आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ये भी अप्रैल मई का इशू है। After analyzing the previous year questions from 2014 to 21, it can be safely concluded that report questions are totally current based, but UPSC is unpredictable in setting its questions. You will find that the report question of 2017 were based on general issues. तो 2017 का अगर आप देखोगे तो political corruption पे आया था, जो general है, मतलब हमेशा से ये प्रॉब्लम रही हुई है। तो ऐसे तो करंट ही आता है, और वो भी एकदम जैसे अप्रैल, अप्रैल मई वाला जो करंट होता है ना, मई भी छोड़ दो, मार्च अप्रैल वाला जो करंट होता है वो यूजुअली पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा जिस पे बातें की गई है न्यूज़पेपर में, मीडिया में, ठीक है। तो जो जिसने भी ये बुक खरीदी है उसको ना रिपोर्ट क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर मैं ना नीचे जाती हूँ तो आप लोगों को ना टेबल दिखेगा, जस्ट वेट अ सेक में, हाँ ये टेबल है, फाइन। तो मैंने आप लोगों को कहा रिपोर्ट क्वेश्चन एकदम करंट बेस्ड है, तो इसमें जो आपको सैंपल रिपोर्ट्स दिख रही है वो आप कभी ये मत सोचना कि है ना इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस बहुत कम रहेंगे, ओके। मगर कुछ जैसे वीवीपैट है, अब इलेक्शन होगा तो हो सकता है इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। पुलिस रिफॉर्म्स ये रहा, ये भी थोड़ा सा जनरल टाइप का है, पुलिस रिफॉर्म्स पे काफी बात की गई है, तो ये भी हो सकता आ सकता है। तो आपको ना ये देख, अब जैसे प्लास्टिक बैन है, जनरल भी है करंट भी है, तो जो इसमें इस टेबल में जितने भी रिपोर्ट क्वेश्चंस दिए हैं उस पे आपको खुद एनालाइज करना है कि ये इशू अभी भी चल रहा है क्या, या ये ऐसा जनरल इशू है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अर्बन हीट आइलैंड, मैं इसको बहुत, मैंने जब फर्स्ट मेरी टेस्ट सीरीज थी ना उसमें मैंने दिया था, मगर अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया। और क्लाइमेट बेस्ड जितना भी है ना, एनवायरमेंट बेस्ड, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो एस्से हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे रिपोर्ट क्वेश्चंस को मैंने इस हिसाब से डिवाइड किया है या कैटेगराइज किया है, जिस हिसाब से पूछा जाता है ना उसी हिसाब से कैटेगराइज किया है। इंसिडेंट बेस्ड आता है तो अगर आपको पता है ऑपरेशन राहत इन यमन आया था, वो इंसिडेंट बेस्ड था, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर, ये हो गया इंसिडेंट बेस्ड। फिर स्कीम या पॉलिसी या मेजर या मिशन या अमेंडमेंट से भी आ सकता है, फाइन। बर्निंग इशू, जनरल इशू, डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग और इंटरनेशनल इशू, फाइन। इंडिया वाटर, ये इंडिया चाइना वाटर रिलेशन, ये सारे, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको खुद इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और जो इंसिडेंट बेस्ड होता है उसमें भी आपको देखना होगा कि क्या अभी भी वो टॉपिक करंट से रिलेटेड है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आप लोग रिपोर्ट लिखेंगे, फाइन। तो हमेशा याद रखना कि जब आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो आप रिपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, यानी आप रिपोर्टर होते हैं और रिपोर्ट करते हैं, फाइन। तो a report is a concise document which is written for a particular purpose or for a specific audience. It is a factual document. अगर आप इसको गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा रिपोर्ट फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है। अगर पता है, अगर यहाँ पर मैंने फैक्चुअल लिखा है ना, तो इसका साफ मतलब है ओपिनियटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, यानी आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो। रिपोर्टर्स का काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, ओपिनियन देने का नहीं है। रिपोर्ट क्या कर रहा है, जो हुआ है एज इट इज उसको ज्यों का त्यों चिपका देना है। वहां पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते हो, वहां पे आप कोई सजेस्टिव मेजर्स भी नहीं दे सकते हो, ओके। इसीलिए रिपोर्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आप लोग बच जाते हो। ऐसे में आप लोगों को अच्छा खासा ओपिनियन देना होता है, आर्ग्यूमेंट में भी ओपिनियन देना होता है, इसमें भी नहीं देना, इसमें नहीं देना होता है रिपोर्ट में। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्लियर होता है और फिक्स्ड होता है, आपको ना स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे देखने का आपका जैसा पर्सपेक्टिव होगा वैसा आपका स्ट्रक्चर भी बनेगा, ओके। तो आप देखोगे कि स्टूडेंट्स जो ऐसे दे रहे हैं ना, आपका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, किसी और स्टूडेंट का स्ट्रक्चर अलग है, मेरा स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो
स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं ऐसे के, आर्गुमेंट का और रिपोर्ट के स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सिर्फ आप लोगों को कंटेंट चाहिए और स्ट्रक्चर मतलब कि स्केलेटल फ्रेमवर्क वो आपके पास है और उसमें आपको चिपका देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब फॉर्मेट, तो शुरुआत में आपका हेडिंग होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैं बात कर ही लेती हूँ हेडिंग के बारे में। हेडिंग जो लिखते हैं ना हम लोग, तो स्टूडेंट्स है ना हेडिंग को एवं ही समझते हैं शायद, या फिर ना बहुत लाइटली ले लेते हैं और ढंग से हेडिंग नहीं लिखते हैं। तो सपोज ये आपका पेज है, टॉप में सेंटर में हर चीज को डिसिप्लिन वे में लिखो। टाइम पास नहीं कर रहे हो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके। डिसिप्लिन वे में कहने का मतलब है, सपोज मुझे ऑपरेशन राहत याद आ रहा है, तो मैं हेडिंग दे रही हूँ, ऐसे मैंने दे दिया ऑपरेशन राहत, तो ये हेडिंग है। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो न्यूज़पेपर में आपको कैसे हेडिंग दिखाई देता है, बहुत अच्छे से लिखा रहता है। तो आप लोगों को जो हेडिंग देना है ना, न्यूज़पेपर में देखो कितना बोल्ड सा रहता है, अच्छे से दिखाई देता है, डिस्टिंक्ट रहता है। तो प्रॉपर तरीके से हेडिंग दो, जैसे सेंटर है ना यहाँ पे, ऑपरेशन मतलब अच्छे से लिखो। फिर ये ऑपरेशन का ओ कैपिटल कर दो, बाकी सारा स्मॉल कर दो। राहत, राहत का आर यानी फर्स्ट वर्ड का मतलब सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो। इन तो प्रेपोजिशन इसको रहने दो, यमन। ठीक है, ऐसे कर दो। कोई कोई स्टूडेंट सारे कैप्स में लिख देते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा लिख दो, आप बहुत बड़ा मत लिखना, हल्का सा बड़ा लिख दो। आपकी जो यूजुअल राइटिंग की साइज होती है उससे हल्का सा बड़ा लिख दो। मतलब आप एग्जामिनर को ये बताओ कि आप बहुत सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, आप बहुत सिंसियर हो इस एग्जाम के लिए, ये हर एक आंसर में आपको बताना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद प्लेस, फिर डेट और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। तो सबसे पहले हम प्लेस के बारे में बात करते हैं। आप देखोगे मेरे जितने भी रिपोर्ट्स है इस बुक में, उसमें प्लेस मैंने ज्यादातर न्यू दिल्ली दिया है ज्यादातर, मगर और भी प्लेस दे सकते हैं। सपोज कोई इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट है, ठीक है, ऐसा इंसिडेंट सपोज जो दिल्ली में हुआ है या कोई भी इंसिडेंट, या सपोज अमृतसर में हुआ है इंसिडेंट, कहीं पर भी हुआ, तो आप उस सिटी का नाम लिख सकते हो जहां पे भी इंसिडेंट हुआ है ना। अगर इंसिडेंट बेस्ड है तो आप यहाँ पर सिटी का नाम लिख सकते हो। आप सिटी का नाम लिखोगे तो ऑब्वियसली कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट, फाइन। आप कभी भी स्टेट का नाम नहीं लिख सकते हो। आप न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में कभी भी स्टेट का नाम नहीं लिखा रहता है। न्यूज़पेपर में जितने आर्टिकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें हमेशा सिटी का नाम होता है, फाइन। तो आप लोगों को सिटी का नाम लिखना है जिस जहां पर इंसिडेंट हुए हैं। अब सपोज आप जहां पे इंसिडेंट हुए हैं और आपको वो सिटी का नाम दे दिए, मगर सपोज कोई जनरल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अगर डेटा लीक पे क्वेश्चन आ गया, तो डेटा लीक पे क्वेश्चन आया है तो फिर ये एकदम जनरल क्वेश्चन है, या डिजिटल इकोनॉमी पे आ गया, ये भी एकदम जनरल है, तो आप न्यू दिल्ली दे सकते हो। या बहुत अच्छा तरीका है जो मैं नहीं कर रही हूँ, मगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा तरीका है, PQRS। और PQRS में सारे कैप्स होने चाहिए, स्मॉल नहीं होने चाहिए। PQRS बेस्ट है, ठीक है, गॉट इट। अब स्टेट का नाम नहीं दोगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखोगे, और आप जहां के हो वहां का सिटी का नाम, स्टेट कुछ नहीं, यानी अपनी आइडेंटिटी को पूरा कंसील्ड रखना है। कंसील्ड रखने के लिए PQRS बेस्ट होता है। नहीं कर रहे हो, सीधे न्यू दिल्ली लिखो, दिल्ली लिखो जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डेट। अब डेट मैंने देखो कितने अच्छे से लिखा, 24 February 2022, राइट, ये है डेट। अब स्टूडेंट कैसे कैसे डेट लिखते हैं वो मैं बता दूं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, हाँ, ये कौन सा तरीका है डेट लिखने का, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। इसका साफ मतलब है आप सीरियस या सिंसियर नहीं हो इस CAPF AC एग्जाम के लिए। मतलब कि आपका ना लिखने का तरीका ही, म्यूट कर लेना, आपके लिखने का तरीका ही आपको एग्जामिनर को बता देगा कि आप सीरियस नहीं हो। प्रॉपर तरीके से लिखो। 24 फरवरी की स्पेलिंग, मैंने देखा अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं बच्चे, ठीक है। मंथ जो भी लिख रहे हो ना उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, और पूरा फुल फॉर्म में। शॉर्ट करोगे ना तो आपके मार्क्स भी शॉर्ट होते जाएंगे,
ठीक है, और फिर ईयर 2022 प्रॉपर। अब डेट कौन सी लिखनी है? सपोज कोई इंसिडेंट आया, इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, तो जिस सपोज कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई एक इंसिडेंट बताओ तो अभी जो हुआ है, मुझे कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, कोई रिसेंट। रशिया यूक्रेन क्राइसिस। हाँ चलो, रशिया यूक्रेन का, ठीक है, रशिया यूक्रेन का, जो रशिया ने वॉर छेड़ दिया यूक्रेन पे, फाइन। तो अब ये इंसिडेंट अभी क्या है, मार्च है, ठीक है, ये इंसिडेंट मार्च में शुरू हुआ है कि फरवरी के एंड में है? कब? मैम फरवरी में, हाँ एक तो हफ्ते पहले मैम, हाँ 25। सपोज मैं समझ लूं कि 25 फेब को ये वॉर शुरू हुआ, फाइन। अब आप लोग डेट 25, अब अगर आपको डेट याद है उस इंसिडेंट का, तो आप यहाँ पर डेट 25 फेब लिख सकते हो, फाइन, 25 फरवरी। मगर जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसी दिन का डेट लिखोगे तो आपको नुकसान क्या होगा? आपको वही फैक्ट्स लिखने हैं जो 25 फेब को हुआ है। आप अगस्त में एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा सा इसमें सेंस लगाना, आप अगस्त में एग्जाम दे रहे हो, जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट का डेट एग्जैक्ट उसी जिस दिन शुरू हुआ वही डेट आप दोगे, ठीक है, तो आपके पास डेटा बहुत कम होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 25 फेब का डेटा देना होगा। आप 26, 27 जो आपको नॉलेज होगी मगर आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते। आप 25 को घटना घटी, आप 25 को ही रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसी दिन का डेटा दे सकते हो, तो ये नुकसान होगा आपको। तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन का डेट नहीं लिखोगे, उसके एक महीने बाद का डेट लिखो, ठीक है। तो 25 फेब को हुआ है तो 25 मार्च लिख दो, तो आपके पास पूरा एक महीना होगा। मगर आप ये चाहते हो कि मैं बिल्कुल भी रिस्क आप नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपको पता नहीं ये वाला डेटा दे रहा हूँ 25 मार्च के पहले का है कि 25 मार्च के बाद का है। अगर आपको ये भी रिस्क नहीं लेना तो बेस्ट क्या है, एग्जाम का डेट डाल दो। इस बार एग्जाम 9 अगस्त को है ना, राइट, तो आप 9 अगस्त डाल दो, बेस्ट है। 7th को है मैम। ठीक है चलो 7 अगस्त डाल दो, बेस्ट है, ठीक है। और जब सब ये इंसिडेंट का मैंने बता दिया, अगर सपोज कोई जनरल होता है, कोई जनरल इशू होता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम डेट डालते हैं ना, तो एकदम सेफ जोन में रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर हम कोई भी फैक्ट्स ले, कोई भी डेटा ले, हमें पता है कि ये हमारा एग्जाम के पहले पहले का डेटा, हम नहीं फंसेंगे। ओके, तो आपको ऐसे करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैंने कुछ स्किप किया है इसमें तो हमारे पास आ जाएगा, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट मैंने लिखा है, तो आप स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, आप लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, और बेस्ट क्या है जो मैं यूज नहीं करती हूँ, आप ABCD भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ PQRS लिखे तो यहाँ ABCD लिख दो, यहाँ ABCD लिखे तो यहाँ पे PQRS लिख दो, सारा कैप्स होगा, बाय ABCD। अब स्टूडेंट्स जो बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है मैं बता रही हूँ। स्पेशल में S छोटा कर देंगे, करस्पॉन्डेंट में C छोटा कर देंगे, करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग गलत करेंगे, करस्पॉन्डेंट को करस्पॉन्डेंस कर देंगे। ये सब नहीं, ये सब तो कितनी बेसिक चीज है ना, इसको तो ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सब आपको लगता है कि करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग आपको याद नहीं रहेगी या मैं गलत कर सकता हूँ, होता है ना, हम प्रेशर में भी गलत कर देते हैं, तो सिंपल बाय ABCD, आपको कुछ नहीं बोलेगा एग्जामिनर, अच्छे से मार्क्स देगा। आपकी आइडेंटिटी कंसील्ड होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। अब कोई कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं, मगर वो मेरा नाम ना हो किसी और का, तो भाई एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा ये आपके पड़ोसी का नाम है, आपके फ्रेंड्स का नाम है? वो तो उसको तो यही लगेगा ना कि आपका नाम है, आपको नाम लिखना ही नहीं है। गॉट इट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ओके। तो इसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ, और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ, फिक्स। और उसमें क्या लिखना है वो भी फिक्स रहता है, तो हमें कुछ कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इफ यू हैव गॉट द कंटेंट यू जस्ट हैव टू फिट दोस कंटेंट इन दीज 3 पैराग्राफ्स, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अब क्या क्या लिखना है वो हम बाद में पढ़ते हैं, अभी हम जो मैंने अभी बात की है ना, मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ ताकि अगर कुछ मिस हुआ हो तो हम देख सकते हैं। प्लेस के बारे में हमें बात करना, तो आपको पता ही है, प्लेस ये रहा, ठीक है।
The name of the place may vary depending on the topic. If the topic is, since ये book मैंने पहले लिखी थी ना, अमृतसर दशहरा ट्रेजेडी, आपको पता है कब हुआ था, the place Amritsar can be mentioned. If the topic is related to some international issue like Brexit, the place New Delhi can be mentioned. New Delhi can also be mentioned when the topic is general. Corruption in politics, ये 2017 में पूछा गया था. Do not mention any other city's name and make sure not to mention any state's name. State का तो नाम आप लिख ही नहीं सकते हो. In case you want the place to remain anonymous, then you can safely write XYZ in caps. ठीक है. Date. The date should be properly written. ये वाला date बिल्कुल नहीं चलेगा. Event date or post event date should be mentioned if the topic is related to certain incident. Sri Lanka Easter Sunday attack happened on 21st April 2019. So a candidate may mention this date. जिस दिन ये इवेंट हुआ उस दिन का डेट आप मेंशन कर सकते हो. मगर क्या होता है कि हम लोगों को एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहता उस इवेंट का, तो इसीलिए समझदारी क्या है कि आप पोस्ट इवेंट डेट मेंशन करो. एक और एडवांटेज क्या होती है पोस्ट इवेंट डेट मेंशन करने की, कि कैंडिडेट के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट रहता है टू राइट, बिकॉज मच माइट हैव हैपेंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. इफ द टॉपिक इज रिलेटेड टू जनरल इश्यूज, mention the current exam date. The latter यानी ये current exam date किसी भी रिपोर्ट क्वेश्चन में मेंशन किया जा सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट तो यही है कि करंट एग्जाम डेट मेंशन करो. आपको अपना टाइम वेस्ट, एक एक सेकेंड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा कि मैं कौन सा डेट मेंशन करूं. ओके, अगस्त की स्पेलिंग लर्न कर लो, AUGUST. ठीक है, अगस्त की स्पेलिंग वैसे भी इजी है. फरवरी की, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर की स्पेलिंग फिर भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है. नेम ऑफ द रिपोर्टर, डू नॉट मेंशन योर नेम, राइट स्पेशल करस्पॉन्डेंट, लोकल करस्पॉन्डेंट, और आप ABCD भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हेडिंग शुड बी शॉर्ट एंड कैची. मैं इसके बारे में मेंशन करना भूल गई थी. इट शुड बी मोर देन, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 वर्ड्स. 5 वर्ड से ज्यादा हेडिंग नहीं हो सकता है. ठीक है. अब हेडिंग आपका है ना, क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, जैसे करप्शन इन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन था 2017 का, तो आप ये सेम क्वेश्चन वाला भी हेडिंग डाल सकते हो, करप्शन इन पॉलिटिक्स डाल सकते हो. ठीक है. और या तो अगर आपको इससे अच्छा कुछ हेडिंग नजर आ रहा है जो इससे रिलेटेड है, वो भी आप डाल सकते हो. ईच वर्ड ऑफ द हेडिंग शुड बी बिगर देन अदर वर्ड्स इन द रिपोर्ट. ऑब्वियसली थोड़ा जो आपकी यूजुअल साइज है राइटिंग के, उससे थोड़ा बड़ा लिखोगे. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी इन कैप. मैंने फर्स्ट लेटर बोला है, आप पूरा का पूरा भी कैप्स में लिख सकते हो, मगर ध्यान रखना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके, ये चीज ध्यान रखोगे. देखिए, अमृतसर दशहरा ट्रेजेडी ऐसे लिखा है. ऑल्सो एक बहुत गलत चीज स्टूडेंट्स करते हैं, वो हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं या इन्वर्टेड कॉमा में पुट करते हैं. ये सबसे गलत चीज है. न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होते हैं. क्या हेडलाइंस को अंडरलाइन किया जाता है? हेडलाइन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट है, दिखाई देता है, उसको क्यों अंडरलाइन करोगे आप? और 1 सेकंड तो वेस्ट हो रहा है ना अंडरलाइन करने में. कोई अंडरलाइन नहीं करता है तो उसको डबल कोर्स में पुट कर देता है. तो क्या जरूरत है डबल कोर्स में? एक बार आप लोग न्यूज़पेपर आप लोग देख लो कि कैसे ये लोग है ना कॉलम लिखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा. कोई अंडरलाइनिंग नहीं होती, कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होता है. फिर देखोगे सिटी का नाम होता है, डेट होता है. ठीक है. आपको, और ये मैंने न्यूज़पेपर का फॉर्मेट फॉलो किया है. आप लोग दूसरे चैनल्स देखोगे तो उसमें दूसरे फॉर्मेट्स फॉलो किए हैं. तो हो सकता है उन लोगों का भी सही हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरा सही है. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना फॉर्मेट नहीं है, ये मैंने न्यूज़पेपर का फॉर्मेट लिया है. और न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स आती है ऐसे ही. तो ये फॉर्मेट न्यूज़पेपर वाला है. फाइन. अच्छा, अब एक चीज और है जो स्टूडेंट्स मुझसे बहुत पूछा करते हैं, वो ये है, मैम रिपोर्ट खत्म होने के बाद क्या हमें नीचे में सोर्सेस मेंशन करना चाहिए? ये एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ से आपने डेटा लिया है. ओके, देखो, सोर्सेस मेंशन करो तब भी मार्क्स में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं है. अगर आप सोचते हो कि सोर्सेस मेंशन करने से मार्क्स में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, तो ये गलत सोच है.
और अगर आपको लगता है सोर्सेस नहीं मेंशन करने से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे तो ये भी आपका भ्रम है। ठीक है, सोर्सेस किसी भी वे में आपके मार्क्स को बढ़ाता या घटाता नहीं है। ये सोर्सेस मेंशन करना एक अननेसेसरी चीज है। मेंशन करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। तो मैं ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को, तो क्यों मेंशन कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, यू वेस्ट 2 minutes इन राइटिंग सोर्सेज, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मगर कोई कोई, जैसे मैं टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर में कोई कोई ने सोर्सेज मेंशन किया था, तो मैंने उसको क्रॉस नहीं किया था कि अच्छा सोर्सेज कैसे मेंशन कर दिया। ठीक है, मेंशन किया है, मगर उससे इसके मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है उन्होंने सोर्सेज नहीं मेंशन किए हैं। हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका क्लियर हुआ है सोर्सेज भी मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेज आपके मार्क्स का को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग सोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब मैंने आप लोगों को कहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का वो फिक्स होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। अगर मैंने बोला 3 पैराग्राफ मेंशन करना, 3 ही पैराग्राफ मेंशन करना, 4 पैराग्राफ मेंशन करोगे तो मैं मार्क्स डिडक्ट कर दूंगी। इसलिए डिडक्ट करूंगी क्योंकि आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज है, आप लोग अगर ये फिक्स्ड स्केलेटल फ्रेमवर्क को नहीं फॉलो करोगे तो एग्जाम में आप लोग रिपोर्ट में भी सोचोगे। अगर आप लोगों के दिमाग में फिक्स रहेगा कि 3 पैराग्राफ है तो बस आप 3 पैराग्राफ में ही लिखोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करोगे, सबसे अच्छी बात है ना। चलिए, टू कीप द रिपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड, presentable and easy to understand, there is a rigid and easy to follow format. This format can be applied to all kinds of report topics under discussion. तो बहुत easy है ये format. First, split the entire content of the report in three paragraphs. तो आपके पास content रहेगा, उसको आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना। पहला पैराग्राफ में you start your report with answering the question who, what, where, when. अब सपोज रशिया यूक्रेन का वॉर है, ठीक है, तो अब उसमें who, कौन कौन इन्वॉल्व है इस वॉर में, ठीक है, क्या क्या मतलब कि इसमें आप क्या मतलब फैक्ट्स लिखोगे, why नहीं लिखना है, ठीक है, where कहाँ, when कब। और इसको अब मैंने बोला who, what, where, when, तो इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, कहने का मतलब है अगर आपको जैसे ऑपरेशन राहत इन यमन आया था क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक बार वो क्वेश्चन का आंसर दिखा दूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि पहले हु इंपॉर्टेंट है कि पहले व्हेन इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना, जो पहला इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखो, जो लास्ट में, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला तो उसको लास्ट में मेंशन करो। अब देखो, अराउंड 400 इंडियंस एंड 900 फॉरेन नेशनल्स, ये मैं व्हाट मेंशन कर रही हूँ, मैंने ये नहीं लिखा कि है ना एक मिनट, who got trapped in a war-torn country Yemen were rescued by India in April। मुझे डेट अच्छे से याद नहीं थी, और दूसरी चीज है ये सिर्फ 1 डे का ऑपरेशन नहीं था, ठीक है, इन अप्रैल 2015, ये मई फर्स्ट वीक तक ये ऑपरेशन चला था अंडर द ऑपरेशन राहत। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन को फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है, येमेन आ गया, ऑपरेशन राहत आ गया, किसने किया लॉन्च, इंडिया ने किया, और इसमें क्या हुआ, व्हाट का आंसर, और व्हाट ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने पहले इसको डाल दिया, कब हुआ मुझे लग रहा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, द कंट्री, अब ये कंट्री येमेन कौन है मैंने यहीं पर बता के काम खत्म कर दिया, इज लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया, फाइन। तो आपको स्टूडेंट देखना है कि इस व्हाट, हु, वेयर, व्हेन में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखो, in the decreasing order of their significance. In the first paragraph, plain and straight facts have to be stated related to the topic. Plain and straight facts. You can also start your, एक और तरीका है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का। अब कोई इंसिडेंट होता है तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है हमेशा इंसिडेंट बेस्ड पूछा जाए। तो
ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद द करंट इंसिडेंट रेलिवेंट टू द रिपोर्ट क्वेश्चन। तो जैसे अभी क्वेश्चन था, मिलिट्री जॉइंटनेस वाला क्वेश्चन था इस बार का एस्से क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आयुष ने ये इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा बहुत सही लगा, हालांकि उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक इतनी होती है ना कि पूरा एस्से की ब्यूटी ही खत्म हो जाती है उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से। तो आयुष ने क्या किया, ये मिलिट्री जॉइंटनेस का जो इंट्रोडक्शन है उसने रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ना उससे शुरू किया कि मिलिट्री जॉइंटनेस कितना सिग्निफिकेंट है, हमें रशिया यूक्रेन वॉर से पता चलता है, राइट। तो आप लोग को मैं ये बता रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे चाइल्ड लेबर पे आया, चाइल्ड जुवेनाइल अब्यूज पे क्वेश्चन आया था, तो आप करंट से शुरू कर सकते हो, पॉक्सो अमेंडमेंट से शुरू कर सकते हो, गॉट इट। तो आप इंट्रोडक्शन अपना करंट इंसिडेंट से शुरू कर सकते हो। सपोज कोई चाइल्ड अब्यूज पे कोई क्वेश्चन आया, जुवेनाइल अब्यूज पे कोई क्वेश्चन आया, कुछ भी आया, तो आप लोग अगर कोई ऐसा रिपोर्ट आया है जो किसी डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है, उस रिपोर्ट से भी आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। अच्छा, when it comes, अगर ऐसा इंट्रोडक्शन मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। when it comes to the paragraph length, there is no definite rule। ऐसा मत सोचना मैम कितने लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए। देखो, पैराग्राफ तब होता है जब उसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं। मैंने देखा हुआ है स्टूडेंट्स को कई बार कि पैराग्राफ अब समझते हैं कि पैराग्राफ है मगर उसमें पूरा एक ही सेंटेंस है, तो वो पैराग्राफ नहीं कहलाता है, ओके। When it comes to a paragraph length, there is no definite rule, but it must have more than one sentence. Most importantly, it should justify the objective of the first paragraph. ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट पैराग्राफ का, वो ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन रिपोर्ट क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर देना है, उसका स्ट्रेट एंड प्लेन फैक्ट्स देना है, ओके। डू नॉट मेक द इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट ब्यूटिफुल एज इट इज डन इन द एस्से, ठीक है। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट ओनली प्लेन फैक्ट्स आर स्टेटेड इन द सिंपल लैंग्वेज। मुझे याद है मैंने क्वेश्चन दिया था, चाइल्ड अब्यूज पे क्वेश्चन दिया था, रिपोर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो children are the future of the country, children are the sons of God, ऐसे करके भी स्टूडेंट ने रिपोर्ट क्वेश्चन शुरू किया है। ये ब्यूटिफिकेशन है जो रिपोर्ट राइटिंग में नहीं चलती, ब्यूटिफिकेशन, ग्रॉस फैक्ट्स देने हैं, नो ब्यूटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके। अब सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आप फर्स्ट पैराग्राफ में हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, सेकेंड पैराग्राफ में व्हाई, हाउ, कॉज, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब आप बात कर सकते हो। डील विद द टॉपिक इलैबोरेटली इन दिस पैराग्राफ, मतलब इस आप जो आपने थोड़ा सा जो फैक्ट्स बताया है एक्सपोज करने के लिए रिपोर्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने रिपोर्ट क्वेश्चन को एक्सपोज किया, सेकेंड पैराग्राफ में यू विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें आप सब कुछ पूरा का पूरा आप बता दो सारा। द कंटेंट मस्ट बी रिच, सपोर्टेड विद डेटा एंड एविडेंस। मैंने लिख दिया है, मगर अब डेटा और एविडेंस नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो आता है वो लिखो, ठीक है, मगर वाई, हाउ, कॉज, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, ये सब में बात करना। थर्ड पैराग्राफ में मेंशन द रिएक्शन, ओपिनियन or suggestion as given by the experts or the government. Solution can also be given, but it should come from some experts. अगर मैं बोल रही हूँ रिएक्शन, ओपिनियन, सजेशन देना है एक्सपर्ट्स का, तो इसका साफ मतलब है आपको अपना रिएक्शन, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं देना है। सोल्यूशन भी दे सकते हो मगर अपना नहीं दोगे, ठीक है। अब मैंने एक्सपर्ट्स लिखा है, अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें एक्सपर्ट्स का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स लिख दो, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऐसे लिख दो। हर चीज हर कोई नहीं जान सकता और हर चीज हर कोई याद भी नहीं रख सकता है, एग्जामिनर को भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखना है आपको। और हाँ, अगर सपोज आपको मन कर रहा है अपना ही सजेशन देने का, वो भी दे सकते हो, मगर लिखो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, ठीक है। मतलब आप आई थिंक, इट इज सजेस्टेड, ऐसे नहीं लिख सकते हो। If the topic is related to some international issue, अब जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है, ठीक है, अगर सपोज ये रिपोर्ट में आ गया सपोज, तो आपको हर हालत में
आप ग्रॉस फैक्ट्स बताओगे फर्स्ट पैराग्राफ में, कब शुरू हुआ, क्या है, ठीक है, क्यों शुरू हुआ सेकंड पैराग्राफ में, इसका इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है। जब भी इंटरनेशनल इशू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसका इंडिया पर इम्पैक्ट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट पैराग्राफ में आपको इंडिया पर क्या इसका इफेक्ट पड़ा, जैसे ब्रेक्सिट है, बहुत बड़ा इशू हुआ था, मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा मगर हुआ नहीं, ठीक है। तो मगर उसमें भी लास्ट, अगर आप ब्रेक्सिट का देखोगे तो उसमें भी लास्ट में मैंने उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, ब्रिटिश यदि एग्जिस्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यूरोपियन यूनियन से, वो मैंने लास्ट पैराग्राफ में बताया है। तो इंटरनेशनल इशू आए तो लास्ट पैराग्राफ में इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताना है, मगर अपना खुद का नहीं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, राइट। डू नॉट गिव योर ओन सजेशन और ओपिनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिपोर्टर हो, रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग द फैक्ट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये पता है रिपोर्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट रिपोर्ट राइटिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपको अपने सीनियर जो कमांडेंट है उनको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप लोग रिपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को एकदम रोबोट बन के रिपोर्ट करना होता है। मैंने मूवीज में भी यही देखी हुई है, रोबोट बन के। आप नहीं बोल सकते हो आई थिंक, आई सजेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, नहीं बोल सकते हो, या इन माय ओपिनियन नहीं बोल सकते हो। जो हुआ है जो का त्यों आपको देना है, इसीलिए रिपोर्ट दिया जाता है, ताकि आप सीखो कि कैसे रिपोर्ट करते हैं मैटर को अपने सीनियर को। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। मैं एक बार है ना पहले ये एक दिखा देती हूँ ऑपरेशन राहत का। तो मैंने देखिए, अब हेडिंग देखिए, अ बिग एस्केप फ्रॉम यमन, और तो मैंने ये वाला नहीं लिया क्वेश्चन जो था, मगर आप क्वेश्चन भी ले सकते हो। फिर मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया और 30 अप्रैल लिखा है, और ये फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चला था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरा ग्रॉस फैक्ट्स दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर सिविल वॉर क्यों हुआ ये मैंने बताया है, सिर्फ एक लाइन में बताया है, क्योंकि मुझे ना इंडिया पे आना है, क्योंकि ये ना ऑपरेशन राहत है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। तो ऑब्वियसली दिस क्राइसिस लेफ्ट इतना इंडियंस होमलेस स्ट्रैंडेड इन द कंट्री, सो न्यू दिल्ली ऑर्केस्ट्रेटेड ऑपरेशन राहत फ्रॉम to evacuate its citizens from the massive rescue evacuation operation was done both by sea and air. The operation was started by, ठीक है, सारा बता दिया, 3 अप्रैल, 11, अच्छा ये 11 अप्रैल तक चला था, मुझे क्यों याद आ रहा फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चला था, ठीक है। और मैंने 30 अप्रैल डेट दिया है। India's rescue efforts in Yemen haven't gone unnoticed as इतना other countries have requested Indian assistance in evacuating. अब देखो मैं ग्लोरीफाई कर रही हूँ इंडिया को यहाँ पर, तो कितना अच्छा लगेगा ना। और आप लोग कोई कोई किसी किसी कैंडिडेट की टेंडेंसी होती है गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करने की, किसी बीजेपी पार्टी को ग्लोरीफाई करने की, तो वो सब काम नहीं करोगे। किसी पार्टी पॉलिटिकल लीडर को अननेसेसरली रिस्पेक्ट नहीं दिखाना है, ना उनको कोट करना है, ठीक है। इंडिया एज अ नेशन को आप ग्लोरीफाई कर सकते हो। had requested Indian assistance in evacuating their citizens from Yemen. According to Indian government, the effective deployment of military mission beyond the borders, timely and friendly relation with were crucial in its accomplishment. ठीक है, ये टोटल वर्ड्स 196 है। करप्शन इन पॉलिटिक्स, अब देखो ये जनरल है, ठीक है, इसका भी एक बार मैं दिखा दूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीइंग रूल्ड बाय थीव्स मैंने दे दिया है, मगर करप्शन इन पॉलिटिक्स ये भी दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने एग्जाम डेट दिया है 13 अगस्त, ओके। तो जब जनरल आता है तो हम एग्जाम डेट दे सकते हैं, और एनीवेज आप कभी भी एग्जाम डेट दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। पॉलिटिकल करप्शन, एक तो ना कोई कोई शुरू ऐसे करते हैं, पॉलिटिकल करप्शन मींस, पॉलिटिकल करप्शन इज डिफाइंड एज, ये बहुत बेबी टाइप का प्रेजेंटेशन है अपने आंसर्स का, तो इस किडिश है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट आप सेंटेंस फ्रेमिंग करना चाहिए। पॉलिटिकल करप्शन इन्वॉल्व्स, बेसिकली मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता रही कि पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है। देखो कितना छोटा पैराग्राफ है, मगर ये पैराग्राफ है क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस है, एक फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप, ठीक है। Deliberate violation of laws and regulation by the political decision makers.
The latter includes, ये कौन है political decision makers, ministers, elected, nominated, ये सारे हैं। फिर अब ये क्या होता है, ये political corruption, वो मैं बता रही हूँ। Government leaders abuse and misuse their power for personal enrichment and power preservation. They extract and accumulate public money to serve their own political interest. They do so by soliciting bribes for procurement of government projects. The most popular political scam bears testimony to this fact is the political leaders also exercise favoritism and patronage politics by distributing financial and material benefits to their own kith and kin. They go to any extent to preserve their power by buying votes or taking advantage of caste disparities. पॉलिटिकल करप्शन का फिर इफेक्ट बता दिया। देखो यहाँ पॉलिटिकल करप्शन क्यों, अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, why, how, cause, effect। तो मैंने पॉलिटिकल करप्शन why क्यों किया जाता है, तो पावर एनरिचमेंट के लिए या पावर प्रेजर्वेशन के लिए क्यों किया जाता है, वाई बता दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होता है वो बताया। तो यहाँ पर आप आ जाओ, यस, जुवेनाइल अब्यूज है, तो ये रहा, गवर्नमेंट लीडर्स अब्यूज फॉर पावर एनरिचमेंट एंड पावर प्रेजर्वेशन। तो वाई मैंने बोल दिया। अब इसका इफेक्ट है, फिर एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर इसका इफेक्ट यहाँ पर ये, दे गो टू, हाँ, पॉलिटिकल करप्शन अंडरमाइंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मैं इफेक्ट बता रही हूँ उसका, ठीक है, बिहार का मैंने बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया। और उसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट, लास्ट पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स ओपिनियन। कॉम्बैटिंग पॉलिटिकल करप्शन इज अ फॉर्मिडेबल टास्क बिकॉज पॉलिटिकल लीडर्स आर देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड, सो दे आर अपोज्ड टू एनी एंटी करप्शन एफर्ट्स। लोकपाल बिल hasn't been passed as yet, serves a testament to the above fact. फाइन, चलिए अब हम आते हैं, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना ये वाली चीज को, तो कंटेंट अपने आप आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। गाइडलाइंस, unlike essay that presents argument and reasoning, a report concentrates more on fact about an event, scheme or process. The given facts must be supported by concrete evidence, figured data. This makes the content rich. अब देखो मैं बोल रही हूँ कि evidence होना चाहिए। अब नहीं है तो कोई problem नहीं है, जो आता है उसको लिखो। The content of the report must be appropriate and relevant to the topic being asked. Do not deviate from the main topic. Obviously ये तो सब में है, चाहे वो argument हो, report हो, essay हो, आप deviate नहीं हो सकते हो। The content of the report must be accurate. Distortion or falsification of facts is strongly, देखो रिपोर्ट में ना फैक्ट्स अगर डिस्टॉर्टेड हुए या थोड़ा गलत हुआ तो वो पता चल जाएगा। ओके, द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम बायस और प्रेजुडिस। ऑब्वियसली एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आपका खुद का प्रेजुडिस, खुद का बायसनेस, वो सब कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। डू नॉट लेट द एग्जामिनर नो योर रिलीजन, कास्ट और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड फ्रॉम योर रिपोर्ट। इसमें थोड़ा सा है ना रिस्क, जो रिस्क फैक्टर होता है ना इसमें बहुत कम रहता है रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर आपका एस्से में होता है। वहां पे अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हुए ना तो पता चल जाएगा कि है ना आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड भी पता चल सकता है। रिपोर्ट में थोड़ा रिस्क कम होता है। नेवर कोट एनी पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स नेम इन योर रिपोर्ट। डू नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम अननेसेसरली। देखिए कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए रहते हैं जिसमें उसमें गवर्नमेंट की ना सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं, वो दिल का मामला हो जाता है। ठीक है, अयोध्या वाला मामला है ना, वो दिल का मामला है गवर्नमेंट का। ठीक है, कश्मीर वाला है, ठीक है, तो सीए वाला है, तो ये सब है ना, इसमें सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो जिस चीज में सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं ना उस चीज को छेड़ो मत, मतलब उसको इलैबोरेट मत करो। अगर मेंशन करना है तो बस एक वर्ड मेंशन कर दो, मैंने किया भी एक ऐसे में, मगर उसमें आप कुछ मत बोलो। ठीक है, अब मगर जो स्कीम्स होते हैं या पॉलिसीज होती है, कुछ मेजर्स होते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ना सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको लगता है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव गवर्नमेंट का सही नहीं है या इसमें कुछ लूप होल्स है, तो आप ना बोल सकते हैं।
इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर इसके पीछे आपको कुछ लॉजिक भी देना होगा, ऐसे हवा में नहीं क्रिटिसाइज करोगे। तो अगर आप लोग ऐसा समझते हो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, मगर वो उसमें ना सेंटिमेंट्स नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। रिपोर्ट में आप कभी भी कोई कोटेशन या सेइंग्स नहीं दोगे, ठीक है। अनलाइक ऐसे देखो, कोटेशन और सेइंग्स तो मैं बताऊं आपको, ऐसे में दे सकते हो, मगर वो भी शुरुआत में, कंक्लूजन बीच में। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे थे, मुझे मिले भी थे ऐसे आंसर स्क्रिप्ट जिसमें बीच बीच में कोटेशंस दिया हुआ है। एक स्टूडेंट ऐसा था तो हर पैराग्राफ में कोटेशन दे रहे हैं। अगर आप कोटेशन दे रहे हो तो आप अपनी वीकनेस बता रहे हो कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो वो गैप को फिल करने के लिए कोटेशन दे रहे हो, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, कोटेशन देने से ना आपकी मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, कोटेशन नहीं दोगे तो कभी ये मत सोचना कि मार्क्स में कटौती हो जाएगी, नहीं। कोटेशन डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब कोई खास डिफरेंस। हाँ, अगर कोटेशन बड़ा स्ट्रांग दिया है, एकदम रिलेटेड टू टॉपिक है, ऐसे के शुरुआत में दिया है जहां उसका पोजीशन होना चाहिए, वेल एंड गुड, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। मगर अननेसेसरी बीच बीच में कोटेशन डाल दो, कंक्लूजन में कोटेशन डाल दो। कोई कोई स्टूडेंट कंक्लूजन में कोटेशन डालते हैं। कंक्लूजन आपका खुद का है, वो आपका खुद का ओपिनियन है, उसमें आप दूसरा का ओपिनियन क्यों इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट में कोटेशन की बात है तो जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर आपको कोई चीज को सपोर्ट करना है तो किसी पॉइंट में आप कोटेशन डाल सकते हो, शायद मैंने डाला हुआ है एक जगह, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, डाल सकते हो। मुझे एक स्टूडेंट का याद है, उसने भी डाला हुआ था, मगर वो सपोर्ट कर रहा था वो कोटेशन, ठीक है, तो डाल सकते हैं, मगर रिपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, suggestion of opinion about or reaction to the event being reported must be of experts. If you do not remember the expert's name, then you can use according to political analysts or experts' opinion, or according to government reports, statistics, figures. Contrary to the popular opinion, अच्छा, report is not written only in the past tense. The tense depends on the topic under discussion. ये एक बहुत frequently asked query है कि रिपोर्ट जो है वो क्या सिर्फ पास्ट टेंस में लिखा जाता। ये क्वेरी क्यों आती है? क्योंकि हमें स्कूल में, मुझे खुद भी मेरी टीचर ने बताया था कि रिपोर्ट जो है ना पास्ट टेंस में लिखा जाता। वो लोग गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे हैं, क्योंकि स्कूल में रिपोर्ट ऐसे ही पूछा जाता था, एनुअल डे फंक्शन, स्पोर्ट्स डे इवेंट, लास्ट ईयर पिकनिक, माई वेकेशन, ऐसे रिपोर्ट पूछे जाते। तो ऑब्वियसली ऐसा चीज जो हो चुकी है, तो इसीलिए टीचर बोलते थे रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट का क्वेश्चन ही स्कूल में ऐसा होता था कि वो घटना होती थी पास्ट की, ठीक है। मगर सीएपीएफ में आपका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा भी आ सकता है। जैसे अभी करप्शन इन पॉलिटिक्स एक क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स बोला तो मैं उसको पास्ट में लिखूंगी, ये पहले हो गया है। मगर पॉलिटिकल करप्शन अभी भी है, उसको प्रेजेंट में लिखना है। फ्यूचर में इसका क्या, इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो मैं फ्यूचर टेंस में लिखूंगी, तो इट विल बी मिक्स्ड, ठीक है। अब कोई ऐसा इंसिडेंट है, अब सपोज रशिया यूक्रेन का वॉर है जो अगस्त में खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, तो आप लोग अगस्त में इसका रिपोर्ट लिखोगे और अगस्त डेट दिए हो, 7 अगस्त डेट दिए, तो ऑब्वियसली आपका सारा इंसिडेंट पास्ट में होगा। गॉट इट? तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है, वो तो डिपेंड करता क्वेश्चन कैसा है। Never use the pronoun I and you in your report content. The pronoun I indicates the examinee and the pronoun you indicates the examiner. Though the pronoun we can be used if it indicates general mass. Anyways, तो entire answer script में आप I and you mention कर ही नहीं सकते हो, आप we mention कर सकते हो। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपके क्वेश्चन, if the question is on your opinion, then you can write in my opinion, ठीक है। अकॉर्डिंग टू में वैसे बोलते नहीं है, इन माई ओपिनियन, आई थिंक, जो भी है। कीप योर सेंटेंसेस एंड यूसेज ऑफ वर्ड्स सिंपल एंड प्लेन, ठीक है। हमेशा ही बोलती हूँ कि भाई सेंटेंस छोटा बनाओ, मगर नहीं, पता नहीं, आप अगर आप मेरी बुक भी पढ़ो ना, ये वाला, आप खुद देखोगे कि मैंने एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करती हूँ, चाहे वो आंसर्स के हो या थ्योरी पार्ट में ऐसे मैंने लिखा हो,
छोटे छोटे सेंटेंसेस क्या होते हैं, अगर मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी बुक आप लोगों को समझ में आए तो मैं छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करूंगी, सिंपल वर्ड्स यूज करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि आप जो लिखे वो एग्जामिनर को समझ में आए तो ऑब्वियसली आपको भी छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए, सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए। मैंने कहीं पे हेफ्टी वर्ड्स, शोई टाइप का वर्ड्स कहीं यूज नहीं किया है, ठीक है। और जबकि मैं पोयम लिखती हूँ, मैं बचपन से मैं ना पोएट्री लिखती हूँ और मेरे पास वर्ड्स होते हैं, मगर मैं फिर भी नहीं लिखती हूँ, वैसे वर्ड्स में यूज नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बात आप लोगों को जो रीडर हैं उनको समझ में आए। वैसे ही यदि आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, मगर यदि आप चाहते हो कि आपकी बात एग्जामिनर को समझ में आए तभी वो आपको मार्क्स देगा, तो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, लॉफ्टी लॉफ्टी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, एकदम सिंपल रखो। अगर आप अंकिता का देखोगे राइट अप्स, उसका एक बार देखो, एकदम सिंपल, मतलब बेबी टाइप के सेंटेंसेस यूज करती है, एकदम समझ में आता है कि क्या लिख रही है। और अगर आप आयुष का देखो तो क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, मगर मुझे दुख होता है, पता नहीं क्या लिख रहा है, 2 बार पढ़ने से समझ में आता है, तो ऐसे कैसे चलेगा। चाहे आप कितना भी अच्छे से शुरुआत करो, ऑर्गेनाइज्ड हो, मगर लंबे लंबे सेंटेंसेस कोई मतलब नहीं है, हौच पौच लगता है। एनीवेज, keep your sentences and usage of words simple and plain. Do not use any quotation or idioms or jargons that consume lots of words. ठीक है, तो इतना सेंस होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। Keep your sentences short. देखिए यहाँ पर भी बोल रहे हैं, long sentences make their meaning vague and sometimes render them meaningless. Some students have the habit of writing one sentence in a paragraph, but a paragraph becomes a paragraph when it has got at least 2 sentences. मैंने पहले भी बोला है, academic writing always takes on a formal tone. It should be free of contraction, any sort of slang. वो ये बोलते हैं ना लेटर्स, तो क्या इतने मतलब कि एग्जामिनर से ना शोल्डर से शोल्डर मिला के बोलोगे लेटर्स, है ना, गलत बात है ना। फॉर इंस्टेंस ये सब जो है ना गवर्नमेंट बहुत यूज करते हैं स्टूडेंट्स, गलत है। आप छोटा करो, आपके मार्क्स भी छोटे हो जाएंगे। डू नॉट अंडरलाइन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ रिपोर्ट। देखो अंडरलाइन जो करना होता है ना स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कभी भी अंडरलाइन नहीं होता है, चाहे वो एसे का हो चाहे वो रिपोर्ट का हो। आर्गुमेंट का भी जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन कभी अंडरलाइन नहीं करोगे, मगर आर्गुमेंट में जब आप पॉइंट्स लिखते हो, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर 2 वर्ड्स जो है ना एग्जामिनर के नजर में आनी चाहिए, तो उस 2 वर्ड को पॉइंट्स में अंडरलाइन कर दो, मगर प्लीज पूरे को कभी अंडरलाइन नहीं करना आर्गुमेंट में, ठीक है। और वैसे ही रिपोर्ट का आपको 20 पैराग्राफ, जो सेकंड 3 ही पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ को अंडरलाइन नहीं करोगे, लास्ट पैराग्राफ को अंडरलाइन नहीं करोगे, बीच वाले को जो अंडरलाइन करोगे ना, आप पूरा मत कर देना। कहीं पे आपको लगता है कि ये चीज एग्जामिनर के आंखों में हिट करनी चाहिए तो उसको अंडरलाइन कर दो। द लाइन्स इन द सेकंड पैराग्राफ कैन बी अंडरलाइन, हाँ, मगर है ना अंडरलाइन बहुत सारा मत करना। और है ना मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना पेंसिल से अंडरलाइन करने से ना मेसी नहीं बनता है। पेन हमें ना एक्चुअली ये सब चीज बचपन में सिखाई गई है, हमारे टीचर बोलते थे देखो अंडरलाइन करना है ना पेन से मत करो, पेंसिल से करो। हम मार्जिन में जो खींचते थे ना अपने नोटबुक्स में, तो वो भी हम पेंसिल से मार्जिन खींचते थे। हमें हमारी टीचर हमें डांटती थी जब हम पेन से मार्जिन खींचते थे, तो अंडरलाइन हमें करना होता तो पेंसिल से करते। तो मुझे बाद में, पहले तो हमें देखिए छोटे बच्चों को तो समझ में नहीं आता ना ऐसे टीचर क्यों बोलती है, मगर जब मैं खुद टीचर बनी तो तब मुझे समझ में आया कि जब हम पेन से अंडरलाइन करते हैं ना इट लुक्स मेसी, और कोई बात नहीं है। पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं तो मेसी लुक नहीं होता है और अच्छा भी लगता है और दिखाई भी देता है। Keep grammatical errors to minimum and do not forget to put full stop and comma wherever required. मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हड़बड़ी में होते हैं ना कि फुल स्टॉप तक नहीं पुट करते हैं। आयुष उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कॉमा फुल स्टॉप उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको बस लिखना है कैसे वैसे। कैपिटल लेटर मिस्टेक्स मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कैपिटल लेटर मिस्टेक कौन करता है बहुत, या कैपिटल लेटर जयंत इतना ज्यादा मिस्टेक करता है। इन जो होता है ना वो बीच में जो सेंटेंस में इन भी आता है ना, उसमें भी आई कैपिटल और एन स्मॉल, मतलब बोल बोल के मैं थक गई हूँ, समझ में नहीं आता है, इतना मिस्टेक। The word limit prescribed for each report is 200. However, it is acceptable to use 10 words above or below this word limit.
ठीक है, लाइज बिटवीन 190 टू 210। अब 180 185 कर तो बहुत छोटा लगने लगता है। ठीक है, 190 210 ठीक है। 20 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर 2 रिपोर्ट, यानी एक रिपोर्ट आपको 10 मिनट में लिखना है। आई टेल यू इफ यू हैव गॉट द कंटेंट, आपको स्ट्रक्चर तो बनाने की जरूरत नहीं, बस एज इट इज चिपकाना है और आगे बढ़े, तो 10 मिनट काफी होता है। ठीक है, अब आपको इसमें कोई ये सब तो मैंने है ना ऐसे ही, ये जुवेनाइल अब्यूज पे रिपोर्ट है। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, वैसे मेरे पास, मैंने क्लास खत्म कर दी है, मुझे और कुछ इसमें बताना नहीं है। कोई क्वेश्चन है? अच्छा आप देखो एक सेकेंड, ये वाटर स्कैर्सिटी पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैंने कहा रिपोर्ट क्वेश्चन आप लोग व्हाट व्हेन वेयर हु से शुरू कर सकते हो, या आप कोई रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखो रिपोर्ट से शुरू कर दिया। According to the report by the World Economic Forum, the water crisis is the fourth global risk in terms of its impact to society. ठीक है, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। फाइन, अब देखो सोल्यूशन भी मैं दे रही हूँ, वाटर क्राइसिस का WHO को मेंशन किया है। ठीक है, अपना खुद का सोल्यूशन हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा अब सुनिए, है? हाँ राहुल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम वो अंडरलाइन से रिलेटेड वो था क्वेश्चन कि अंडरलाइन करना कंपलसरी तो मतलब जरूरी तो नहीं है ना, नहीं क्योंकि जरूरी है। समझ में नहीं आता क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। कोई खुद लिखा है तो बड़ा इम्पोर्टेंट ही लगता है वो। हाँ यही बात है ना, जब हम खुद लिखते हैं तो हमें लगता है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है। देखो अंडरलाइन है ना, अपना एक 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स लेता है अंडरलाइन करने में। ठीक है, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो मत करिए। एज 300 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है, बहुत बड़े बड़े जब ऐसे लिखते हैं ना तब उसमें हम सोचते हैं अंडरलाइन करने का, इसमें करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी स्टूडेंट्स करते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम अंडरलाइन करने की जगह अगर हम पेन का कलर चेंज कर दे तो मैम, जैसे ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिख दे जो हमें हाँ इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लू ब्लैक ऐसे करते हैं, मगर मैं पर्सनली बता रही हूँ कि ना मुझे ऐसा फील होता है ना, इसमें ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। जब आप पेन को स्वैप करते हो, ब्लू से लिख रहे हो फिर ब्लैक से लिखोगे, तो ये जो स्वैपिंग हो रही है ना उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इससे बेटर है अंडरलाइन करो। हाँ मगर अंडरलाइन में भी मैं बोलती पेंसिल, तो पेंसिल भी लोगे तो वो भी स्वैप होगा, है ना, पेन पे पेंसिल। आई नो, मगर हम बचपन में ऐसे करते थे। मगर है ना, मैं ये बोलूं आप थ्रू आउट एक ही पेन से एक ही पेन चलाया करो, पेन को ना चेंज मत करो। अगर ब्लू यूज करे तो पूरा ब्लू यूज करो, ब्लैक यूज करे तो पूरा ब्लैक यूज करो। बहुत किडिश लगता है मैं, और गर्लिश भी लगता है इनफैक्ट। एनीथिंग एल्स? जब मैं चाणक्य में पढ़ाती थी तो मैं देखती थी कुछ लड़कियां ऐसी होती थी, काफी सिंसियर होती थी, और मुझे पर्सनली फील होता लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती है लड़कों से। तो वो फर्स्ट बेंच में बैठती थी, उसके पास करीब 4-5 पेन होते थे। मैं बोर्ड में हेडिंग लिखी तो वो रेड पेन से लिखेगी, सब हेडिंग ग्रीन पेन से ठीक है, सब हेडिंग ब्लैक पेन से, बाकी सारे ब्लू पेन से। तो और इतना फास्ट स्वैप करती थी पेन को, मैं हैरान रहती थी उसको देख। एनीवेज वो एक ये स्किल भी होता है। चलिए पूछिए। मैम ये जो 2-3 रिपोर्ट आपने अभी दिखाए ना, उनके सैंपल के स्क्रीनशॉट प्लीज सेंड कर दीजिएगा। मैं नहीं करूंगी, आप प्लीज रिक्वेस्ट करो ना स्टूडेंट से, जैसे इस सुब्रतो ने किया है। ठीक है, वो लोग भेज देंगे ना। प्रीवियस ईयर मैं अगर आपको देखे 2020 या 2021 का चाहिए तो आप है ना वो रिक्वेस्ट कर लो, वो एक बार में पेज में आ जाएगा, एक स्क्रीनशॉट खींचा भेज दिया, है ना। हाँ मैम वो भेज दीजिए, क्योंकि थोड़ा पता ही करना है बस। हाँ मैम तो जो फ्रेंड से ऐसे रिक्वेस्ट करना। हाँ राहुल बोलिए। मैम जो आपने मैम जो पहले ऐसे के क्वेश्चन दिए थे मैम, उनके स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप वाले जो सॉल्यूशन है। पहले एसए के क्वेश्चन कौन से? मैम जैसे वो 4 क्वेश्चन थे ना मैम एसए के। अच्छा जो, तो स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, मैंने तो पूरा उसको भेजा ही है ग्रुप में। नहीं भेजा मैम सॉल्यूशन पिछले वाले एसए का।
पिछले वाले ऐसे का सोल्यूशन मैंने नहीं भेजा, इज इट सो? नो मैम। भेज दिया ना मैम बिग टेक वाला। हाँ भेजा है मैंने राहुल, देखो एक बार, देखना एक बार टास्क ग्रुप में देखना, मैंने बिग टेक का मैंने भेजा है। आज वाला मैंने नहीं भेजा क्योंकि मैंने अभी इवैल्यूएट ही नहीं किया आप लोगों का। मैम जो रणवीर मेरा जी, जो लास्ट ऐसे था उससे रिलेटेड भी एक क्वेरी थी। आप मुझसे ना पर्सनली पूछ लेना राहुल, ठीक है? अभी मुझे Okay. ऐसे ओपन करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट तक का क्लास है। Okay. हाँ और कुछ? हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ रणवीर जी बताइए। मैम शॉर्ट ब्रीफ देना 5 मिनट का। बस हो गई क्लास? नहीं मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ब्रीफ जो 5 मिनट का थोड़ा रिवीजन बता देना मैम थोड़ा सा। अरे रणविजय, report. मैं अपलोड करूंगी ना ये, तो आप देख लेना, अपलोड करूंगी इसको। बहुत लेंथी हो जाता है तो वो स्किप ही हो जाता हाँ मैं समझ रही हूँ, मगर है ना आप खुद सोचो ना, मुझे क्या ब्रीफ करना है, मुझे यही नहीं पता है। पूरा 1 घंटे की क्लास हो गई ना, और ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? और स्पीड करके देख लेना ना, है। ठीक है? अब सोचो कितना ब्रीफ करूंगी मैं 1 घंटे की क्लास को, समझ आया? और कुछ? आप लोग क्या करना कि 2020 का और 2021 का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, रिपोर्ट का, तो अच्छा रहेगा, वरना तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना। 2020 2021 बेटर है। और कुछ? हेलो प्रीति बताइए। मैम, वो जो आप फर्स्ट पैसेज सेकंड पैसेज का दिखाई दी ना व्हाट वेयर वाला, उसको हमें एक बार देखना है। वापस से? हाँ मैम। 1 सेकंड, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ भी कर देती हूँ क्योंकि ऐसे कुछ है नहीं। ये रहा।